हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आपको पता है कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे पहले मैंने आपको इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं, 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है आज, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी आपको, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उसमें स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म होता क्या है बेसिकली? प्रिज्म आपका एक कांच का बना, कांच कह सकते हैं आप या कोई भी पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसे माध्यम का बना हुआ एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आप प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली कांच का बना हुआ होता है। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये आपके एक प्रिज्म की संरचना है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म के आप देखेंगे 2 त्रिभुजाकार पार्ट हैं। एक ये वाला जिस पर ये टिका होता है, इसको बोलते हैं इसका आधार। क्या बोलते हैं? प्रिज्म का आधार। एक ये है आपके पास, देख रहे हो ट्रायंगल शेप। उसके बाद आप देखेंगे इसकी 2 अपवर्तक पृष्ठ होती हैं, एक ये और एक पीछे वाली। 2 अपवर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कहलाता है प्रिज्म कोण ए। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण ए। तो हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार, कितने आधार होते हैं त्रिभुजाकार? 2, एक और एक 2, तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। आयताकार पार्श्व पृष्ठ एक इधर वाला, देखिए एक इधर वाला, एक पीछे वाला 2 और एक नीचे वाला। तो कितने हो गए? 3। कितने पृष्ठ होते हैं? 3 आयताकार इसके पृष्ठ होंगे। प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण क्या होता है? ये अपवर्तक पृष्ठ है, आगे वाली, ये वाली आगे वाली, और एक है पीछे वाली। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को बोलते हैं हम, इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से। तो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है, ये प्रिज्म का आधार है। इन दोनों के बीच का कोण, अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म एंगल कहलाता है। प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विचलन कोण। देखिए विचलन कोण समझने से पहले आपको कुछ टॉपिक समझना पड़ेगा। देखिए एक मैं आपको, एक मिनट, देखो मैं आपको समझा देता हूं कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। मतलब प्रिज्म अपवर्तन के लिए यूज होता है, तो किस तरह से प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है। तो हम टॉपिक देखते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे कैसे होता है, ये आप देखना टॉपिक। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? इस डायग्राम को मैं अलग से समझा रहा हूं। टॉपिक है हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। किस तरह से अपवर्तन होता है ये आप देखना डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, एक प्रिज्म का आधार पार्ट बनाया इस तरह से। ये एक प्रिज्म है हमारे पास, इसका आधार भाग है ये। ठीक है, ये प्रिज्म का एक आधार भाग है। अगर आप क्या कहें कि इसका नाम हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। बेस पार्ट है प्रिज्म का। इस पर एक प्रकाश की किरण आई, किस तरह से आएगी देखना। देखिए एक प्रकाश की किरण आई, ये आपके पास प्रकाश की कोई किरण है जो इस पृष्ठ पर आई है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। तो कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। इसका नाम है आपतित किरण। अब यहां पर होता है वायु, अंदर होता है इसके, आपको पता है सभी को। अंदर क्या है इसके? दूसरा माध्यम है, वो माध्यम है आपका कांच। ठीक है, यहाँ क्या है आपका? कांच। और बाहर फिर क्या है माध्यम? वायु। वायु यानी कि विरल माध्यम है, इधर भी वायु यानी कि विरल माध्यम है, और इधर है कांच, अंदर कांच है, तो ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन।
अब आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, अब ये जाएगी कहाँ से, तो जाने का पता हमें तब लगेगा जब इस पर अभिलंब खींच देंगे। तो हमने एक इस पर अभिलंब ड्रॉ किया, इस तरह से ये इस पर अभिलंब है। देखिए ये इस पर क्या है, एक अभिलंब। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये प्रकाश की किरण जानी कैसे थी। देखिए आप कहेंगे सर ये प्रकाश की किरण तो सीधी जानी थी। कैसे जानी थी? सीधी, इस तरह से, इस तरह से इसको जाना था। लेकिन क्या हुआ कि अंदर इसको माध्यम चेंज, दूसरा माध्यम मिला। तो क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है, बाहर विरल है, अंदर क्या है? सघन, तो ये अभिलंब की ओर को मुड़ जाएगी। अब अभिलंब है आपके पास ये, अब इसका मतलब ये जो किरण होगी ये सीधी ना जाकर किसकी तरफ को मुड़ जाएगी? अभिलंब की, और अभिलंब की ओर को मुड़कर इस तरह से चलने लगेगी। ये अभिलंब की ओर को मुड़ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि ये किरण किसकी ओर को मुड़ गई? अभिलंब की ओर मुड़ गई, इस तरह से। अब क्या हुआ कि इसको निकलना था सीधा, इस तरह से सीधा, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये सघन से बाहर विरल में जा रही है। अब कहाँ को जाएगी? तो फिर इस पर अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने अभिलंब ड्रॉ किया, इस तरह से ये अभिलंब आया इस पर। ठीक है, ये अभिलंब है इसकी भुजा पर। तो हमने देखा कि ये जानी थी कहाँ को? आपने बताया कि ये प्रकाश की किरण कैसे जानी थी? सीधी, लेकिन ये सीधी ना जाकर अब अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब की तरफ को जाएगी अगर ऐसे जाएगी तो, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इस अभिलंब से दूर हटेगी और बाहर की तरफ को चलने लगेगी। इस तरह से किसकी तरफ को चलेगी? बाहर की ओर को। एक मिनट, इस तरह से आप देखेंगे ये प्रकाश की किरण बाहर की तरफ को निकल जाएगी, और जो बाहर की तरफ किरण निकलती है उस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और अंदर वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपको कोण बनाना है। आपकी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अपवर्तित किरण आपकी जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको बोलते हैं आर, अपवर्तन कोण। इसको मान लिया आपने आर डैश है ये। और बाहर जो निर्गत किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, यानी कि उसको बोलते हैं हम निर्गत कोण, और इसको लिखते हैं ई से। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, या आप कह सकते हैं निर्गत कोण। क्या कह सकते हैं? निर्गत कोण। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम पूरा होता है। अभी एक चीज़ और इसमें आप समझ लेना कि प्रिज्म कोण तो आप समझ गए होंगे, ये वाला है आपका प्रिज्म कोण। अगर आप इस निर्गत किरण को पीछे मिलाएं इस तरह से, तो पीछे मिलाने पर आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे मिलाया, तो इन दोनों के जो बीच कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। तो डेल आपका क्या है यहाँ पर? डेल है आपका विचलन कोण। डेल क्या है यहाँ पर? विचलन कोण। ए है आपका प्रिज्म कोण। क्या है? ए प्रिज्म कोण। तो इस तरह से हमने समझा कि किसी भी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है, किस किस तरह से प्रकाश की किरणें जाएंगी। सबसे पहले वाली किरण को हमने नाम दिया आपतित किरण, दूसरे वाली प्रकाश की किरण निर्गत, इसमें से अपवर्तित हुई है, और तीसरी प्रकाश की किरण निर्गत हो गई तो इसको नाम दिया निर्गत किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको बोलते हैं क्या? अपवर्तन कोण। ये आर और ये आर डैश, और बाहर जो कोण निकल रहा है ई, इसको बोलते हैं हम निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। तो इस तरह से आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण होता है। इसमें एक टॉपिक और पूछा जाता है कि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो इस फॉर्मूले का ड्राइव करेंगे आप। अभी आप फॉर्मूला याद रखना क्या होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। अब यहाँ पर a क्या है, डेल क्या है? a है आपका प्रिज्म कोण, डेल m है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, और n है
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तो क्या रिलेशन होता है, डेल एम इक्वल्स टू n-1 इंटू ए। मान लीजिए प्रिज्म कोण 5 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो अल्पतम विचलन कोण, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या अंतर होता है, डेल एम इक्वल्स टू n-1 इंटू ए। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसको आप रिमेंबर रखेंगे डायग्राम को। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये समझना है कि किस तरह से बनता है, मैंने आपको समझा दिया। आप दोबारा जाइए, वीडियो को पीछे कीजिए, पॉज कर पीछे से एक बार फिर से डायग्राम को देखिए। ये वाला डायग्राम मैं आपको बता चुका पूरा किस तरह से ये डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका पूर्ण हो गया। अब देखते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखो ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने वाइट लाइट पास की, यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे ही आपने वाइट लाइट पास की तो वाइट लाइट पास करने पर ये 7 कलर में डिवाइड हो गया। और इस कलर का ऑर्डर होता है विबग्योर। विबग्योर किस क्रम में होते हैं, विबग्योर, यानी कि 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। जब कोई भी श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका होने का कारण ये होता है, ऐसा नहीं है कि प्रिज्म के अंदर कोई जादू है और जादू से वो सफ़ेद लाइट 7 अलग अलग लाइट में बट गई। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये केवल ये शो करता है कि जो वाइट कलर है वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है। मतलब जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर सभी कलर मिक्स होते हैं, इसलिए वो क्या दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। और जो ये कलर मिलता है ये किस ऑर्डर में मिलता है आपको याद रखना है। किस ऑर्डर में मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है। क्या ऑर्डर होता है यहाँ पर कलर के मिलने का, इसको ऑर्डर को बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। VIBGYOR क्या बोलते हैं, विबग्योर। V का मतलब वॉयलेट यानी कि बैंगनी, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब क्या होता है, रेड। तो ये क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में मिलते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या क्रम होता है, विबग्योर। VIBGYOR। नीचे से क्रम होता है VIBGYOR। क्या होता है, विबग्योर। इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है ये। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और पर्दे पर 7 कलर का जो बैंड मिलता है उसका ऑर्डर होता है विबग्योर। V का मतलब वायलेट, I का इंडिगो, B का ब्लू, G का ग्रीन, Y का येलो, O का ऑरेंज, R का रेड। और इस पट्टी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, ये जो कलर की पट्टी मिली है इस पट्टी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब अगर हमने एक उल्टा प्रिज्म इसके रास्ते में रख दिया तो ये सारे के सारे कलर दोबारा कंबाइंड होकर क्या दे देते हैं, वाइट कलर। फिर दोबारा क्या मिल जाता है, वाइट कलर। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम लिखेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। 7 कलर की पट्टी में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। यह 7 रंग कौन कौन से हैं, सबसे नीचे से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को अभी मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं आप, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को, प्रकाश के अवयवी वर्ण यानी कि कलर में विभाजन को
प्रक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम, अभी आप हाफ डायग्राम देखना, इसको भूल जाना। किस डायग्राम को? अभी आप इस डायग्राम को भूल जाइए, केवल इसको भूल जाइए। अभी केवल इतना देखिए, यहाँ से श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गिरा। ये कौन सा प्रकाश है? श्वेत। तो ये जो श्वेत प्रकाश गिरा है इसके ऊपर, अब क्या होगा? इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से 7 कलर के बैंड मिले, ठीक है। और ये बैंड किस क्रम में मिले? नीचे से क्रम होता है विबग्योर, VIBGYOR, यानी कि सबसे ऊपर रेड मिलेगा और सबसे नीचे क्या मिलेगा? वायलेट। यानी कि ये इतना विक्षेपित हुआ रेड, और वायलेट इतना ज़्यादा विक्षेपित हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस कलर के लिए अधिकतम होता है? तो जो वर्ण विक्षेपण है वो बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। वर्ण विक्षेपण बैंगनी कलर के लिए अधिकतम होगा, और लाल कलर के लिए वर्ण विक्षेपण कैसा होता है? न्यूनतम। कैसा होता है? न्यूनतम। तो ये आप याद रखेंगे। अब अगर आपने इसके आगे क्या कर दिया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया इस तरह से, तो ये 7 के 7 कलर दोबारा से कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होकर कौन सा प्रकाश दे देंगे? श्वेत प्रकाश दोबारा से दे देंगे। ये हम किस पर देख लेंगे? स्क्रीन पर। तो इस तरह से आपका वर्ण विक्षेपण कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है। इसी का एक बहुत अच्छा दैनिक जीवन में उदाहरण होता है रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो या इंद्रधनुष का बनना। क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता कब है? सबसे पहले समझ लीजिए कि अभी अभी हाल फिलहाल में ताज़ा बारिश हुई है, यानी कि अभी बारिश की वर्षा की जो बूंद है अभी आपके एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में प्रेजेंट है। तुरंत क्या निकल जाए? थोड़ी थोड़ी धूप निकल जाए और आपकी पीठ सूर्य के पीछे हो, तो आपको अपने सामने वाले आकाश पर इस तरह से एक बैंड दिखाई देगा कलर का। उस कलर के बैंड को ही बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये कहाँ दिखता है? आपकी पीठ हो सूर्य के पीछे और आपका मुख हो सूर्य के सामने, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक बैंड दिखाई देगा। उस बैंड को बोलते हैं हम रेनबो या इंद्रधनुष। किसके कारण बनता है? प्रकाश के अपवर्तन और किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण। तो देखिए, अब वहाँ पर आप कहेंगे कि सर अभी हमने पढ़ा है कि वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म का होना आवश्यक है, तो वहाँ पर वायुमंडल में कौन हमारा प्रिज्म छोड़कर चला गया? तो वायुमंडल में जो छोटी छोटी बूंद होती है, क्या होती है? जो छोटी छोटी बूंद है, आप देखेंगे ये कोई वर्षा की बूंद है छोटी, तो ये वर्षा की बूंद किसका काम करती है? ये वर्षा की बूंद कार्य करती है आपका एक छोटे से नन्हे से प्रिज्म का। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकला तो सूर्य का प्रकाश इन पर चमका, अब इसके अंदर क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, और इस तरह से ये 7 कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। 7 तो नहीं दिखते, कुछ कलर इतने ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं कि आपको नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से आपको एक बैंड मिलेगा, उसको बोलते हैं आप क्या? उसको बोलते हैं रेनबो। पढ़ते हैं क्या लिखा है, आपको क्या लिखना है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जब आकाश में जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं आपके वायुमंडल में, उसमें दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। किसके कारण मिलता है? सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अभी मैंने आपको बताया, आपकी पीठ, अगर सूर्य इधर है तो आपकी पीठ पीछे हो और आपका मुख सामने हो, तो आपको सामने की तरफ क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष का आर्क दिखाई देगा। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। अभी मैं आपको बताया था कि जल की नन्ही छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो एक नन्हे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होगा और वर्ण विक्षेपण होगा। उसके पश्चात ये इसे आंतरिक परावर्तित करती है। इसके बाद क्या होगा? अंदर में, इसके अंदर ही क्या होगा? आंतरिक परावर्तन होगा। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो 3 घटनाएं होती हैं। एक तो प्रकाश का अपवर्तन, एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और एक होता है आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? आंतरिक परावर्तन।
इन तीनों घटनाओं के कारण आपको इंद्रधनुष या रेनबो दिखाई देता है। इंद्रधनुष को इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका वर्ण विक्षेपण का, यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया है। तो अब उसने लिखा कि आपको ये क्रम याद रखना है। क्या क्रम है? विबग्योर, वर्णों के क्रम में सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण यानी कि कलर आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोनों पर झुकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा झुकेगा वायलेट, सबसे कम झुकेगा रेड। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। देखिए अभी मैंने बताया कि इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा। वर्ण विक्षेपण कैसा होगा? सबसे कम। और जबकि आप बैंगनी कलर के लिए देखेंगे ये सबसे ज़्यादा झुकता है, तो इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा। वर्ण विक्षेपण कैसा होगा? सबसे अधिक होगा वर्ण विक्षेपण। उसके बाद आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन साहब ने किया था। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी दिशा में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरणज पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। समझिए क्या हुआ कि सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एक प्रिज्म था, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश क्या किया? पास किया। किसने? न्यूटन ने। और उन्होंने देखा 7 कलर में विभक्त हो गया। तो उन्होंने इसके आगे और अलग अलग आकार के प्रिज्म रख दिए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये 7 से ज़्यादा कलर आ जाएं, लेकिन कोई कलर ज़्यादा नहीं आया, वही 7 कलर रहे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस प्रिज्म को उल्टा रख दिया। आदमी का जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो हमेशा कल्पनाशील और तर्कशील होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। अगर सीधा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा उल्टा रख दिया। तो जैसे ही उन्होंने उल्टा रखा तो उल्टा रखने पर तुरंत उन्होंने देखा ये सारे के सारे कलर मिल गए और फिर से हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। कैसा प्रकाश प्राप्त हो गया? श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि निकालना क्या चाहते थे वो, कि हो सकता है कि 7 से ज़्यादा कलर हो, लेकिन निष्कर्ष ये निकल गया कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, वाइट लाइट होती है सन की, वो 7 कलर का मिक्सचर होती है। यानी कि प्रिज्म के अंदर कोई भी ऐसा जादू नहीं होता कि वो 7 कलर में विभक्त कर देगा, बल्कि क्या होता है, जो प्रकाश होता है, वाइट लाइट होती है, वो ही 7 कलर का मिक्सचर होती है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। समझिए कि ये आपकी पृथ्वी है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो, तो आपको ये वाली रेखा कहलाएगी क्षैतिज रेखा। यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। अब सूर्य निकला कहाँ से? इस तरह से सूर्य आपका निकल रहा है सुबह को, ठीक है। ये सूर्य अभी क्षैतिज से नीचे है, तो क्या आप सूर्य को देख सकते हैं? आंसर है सर, हम सूर्य को अभी नहीं देख सकते। जब तक सूर्य हमारे ऊपर नहीं आएगा हम सूर्य को नहीं देख सकते। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए सूर्य आपके यहाँ आ गया, ये सुबह के 5:40 का सीन है, ये 5:42 का सीन है, तो आपको दिखना चाहिए सूर्य 5:42 पर ऊपर, लेकिन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ये सूर्य की लालिमा ऊपर 5:40 पर ही बनने लगती है, तो आपको सूर्योदय ऐसा लगेगा कि 5:40 पर ही निकल गया। इसी तरह से जब सूर्य छिपता है तो छिपने पर मान लीजिए यहाँ पर रात के 7:25 पर छिप रहा है, ऊपर है अभी 7:23 पर, तो 7:25 पर नीचे आ जाना चाहिए, आपको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 7:25 तक भी सूर्य की लालिमा ऊपर बनी रहेगी। मतलब कुल मिलाकर दिन के समय में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाएगी, 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर। इसका कारण आपका क्या होता है? इसका कारण भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 मिनट पहले दिख गया और 2 मिनट बाद तक दिख रहा है, तो कुल समय में कितने का परिवर्तन हो गया? 4 का। कितने का परिवर्तन हो गया? 4 का। तो इस तरह से आपका उदाहरण है ये किसका? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त।
उसके बाद तारों की आभासी स्थिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, ये उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, तारों की आभासी स्थिति क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपकी ये पृथ्वी है इसकी विभिन्न बहुत सारी परतें होती हैं इस तरह से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, वायुमंडल, इस तरह से बहुत सारी क्या होती है परत। तो इनसे जब प्रकाश आता है तो प्रकाश क्या होता है, कोई गर्म वायु होती है, कहीं पर ठंडी वायु होती है। तो गर्म वायु और ठंडी वायु सघन माध्यम और विरल माध्यम की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य से प्रकाश आएगा इनसे लगातार उसका प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस अपवर्तन को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसी के कारण यहाँ पर तारे हैं, आपको बिल्कुल सही दिखाई देंगे तारे, ये तारे हैं अगर ये वायुमंडल नहीं होता। लेकिन वायुमंडल के कारण ये प्रकाश लगातार अपवर्तित होता रहता है और आपको ऐसा लगता है कि तारे अपनी जगह से हिल रहे हैं। क्या तारे एक्चुअल में अपनी जगह से हिलते हैं? आंसर है नहीं, तारे अपनी जगह से एक्चुअल में नहीं हिलते। वो हमें अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है, टिमटिम इस तरह से लगता है कि तारों का जो टिमटिमाना है, जो आपको दिखाते हैं ट्विंकलिंग स्टार, वो ट्विंकलिंग नहीं करते, वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। लेकिन आपको दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो पढ़ेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि लगातार क्या होगा? अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती ग्रेजुअली चेंजिंग अपवर्तनांक हो। यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन उसी में होगा जिसमें अपवर्तनांक में क्या हो? परिवर्तन हो। क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। मतलब ये उस एग्जाम्पल की बात कर रहा है, आपने पानी के अंदर एक सिक्का डाल दिया, क्या डाल दी? कॉइन। कॉइन डालने पर आप देखेंगे, वैसे ये एग्जाम्पल यहाँ आना नहीं चाहिए, आभासी स्थिति या अपवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर आपने डाल दिया पानी, इसके अंदर पानी लबालब भरा हुआ है पूरा। अगर आप ऊपर से एग्जामिन करेंगे इसको, ऊपर से आप देख रहे हैं इसको, तो आप देखेंगे कि ये सिक्का आपको नीचे ना रहकर ऐसा लगेगा कि कुछ ऊंचाई पर ऊपर उठा हुआ है। आभासी स्थिति है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि पेंसिल आपने डिप कर दी पानी के गिलास के अंदर तो आपको लगता है पेंसिल तिरछी है, आधी पेंसिल अंदर आधी बाहर। उसी तरह से यहाँ पर होता है, तारों की स्थिति होती यहाँ पर है, आपको यहाँ पर लगती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन मैंने आपको बताया कि वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इन्होंने एक वर्ड लिख दिया केवल, वायुमंडलीय अस्थिरता। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका कि वायुमंडल में बहुत सारी विभिन्न अलग अलग परतें होती हैं। वे जो परत होती हैं उसमें से कुछ ठंडी वायु की बनी होती है, कुछ गर्म वायु की। ठंडी और गर्म वायु अलग अलग माध्यम की भांति व्यवहार करती हैं, कुछ सघन माध्यम की और कुछ विरल माध्यम की। तो इनसे जब प्रकाश आएगा तो लगातार प्रकाश का अपवर्तन होगा। उस अपवर्तन को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव होते हैं? तारों का टिमटिमाना अभी मैं आपको बता चुका, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त ये भी पढ़ा चुका, तारों की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा प्रतीत होना ये भी बता दिया, और गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तन होना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहला। ठीक है, पहला क्या है? तारों का टिमटिमाना। यह आप पढ़ लेना, मैं आपको बता चुका कि किस तरह से परिवर्तन होता है। आप देखना, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तो मैं आपको बता दिया कि क्या होता है, अलग अलग परतें होती हैं, अलग अलग। ठीक है, ये तारों का टिमटिमाना भी आप पढ़ लेना। ठीक है, किस तरह से तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश
किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, आपको पता है आपके माध्यम है, मीडियम है, उसके अंदर धूल के कण भी होते हैं, वायु के कण भी होते हैं, तो प्रकाश उनसे टकराएगा और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आपको मैं एक सीधी रोड पर भेजूँ, ठीक है आप चलते रहेंगे, लेकिन अगर किसी को आपको एक ऐसी जगह पर भेजूँ जहाँ पर भीड़ भाड़ है थोड़ी, तो आप कभी किसी से टकराएंगे किधर को मुड़ जाएंगे, कभी किसी से टकराएंगे किधर को मुड़ जाएंगे। मतलब लगातार आप कभी इधर फैल रहे हो, कभी इधर फैल रहे हो, कभी इधर फैल रहे हो। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का किसी धूल आदि के कणों से टकराकर फैल जाना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है प्रकीर्णन का मतलब? फैलना। क्या कहलाता है आपका? स्कैटरिंग। तो अब इसमें एक प्रभाव है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अगर आपने क्या किया, किसी भी बर्तन के अंदर मान लीजिए यहाँ पर कोलाइडी विलयन रखा, जैसे ब्लड वगैरह, ठीक है, और इसमें टॉर्च पास की इससे, तो आप देखेंगे कि प्रकाश इससे टकराकर क्या हो गया? फैल गया। प्रकाश क्या हो गया? फैल गया, प्रकीर्णित हो गया। इस घटना को बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। आपने देखा होगा, धुएं से भरा हुआ कोई कमरा है, उसमें से कोई बहुत छोटा सा प्रकाश आए तो आपको उसके कण वहाँ पर ऐसे दिखाई दे जाएंगे। दूसरा, जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव, ये बहुत घना जंगल है, ठीक है, ये बहुत जंगल है, इसमें छोटी सी जगह है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लाइट दिखाई देगी, उसको बोलते हैं हम क्या? टिंडल प्रभाव। अब इसको स्कैटरिंग के बारे में बताने के लिए रैले नामक एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम है इनका? रैले। इन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रकीर्णित होता है पदार्थ, प्रकीर्णन की दर जो होती है, प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है, वो उसकी लैम्बडा होती है तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा, प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा? कम होगा। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा? कम होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, ठीक है। जहाँ लैम्बडा क्या है? प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य।